चित्रमिति में हम कुछ सवाल सोल्व कर रहे थे और 10 सवाल हमने सोल्व कर लिए हैं। सवाल नंबर 11 से आज हम पढ़ते हैं। तो जिनके पास में क्वेश्चन नहीं है वो सबसे पहले अपना टेलीग्राम चैनल है प्रेम मैथ्स फैक्ट्री के नाम से, उस पर जाके और क्वेश्चन है उसका प्रिंट ले लें और उनको सोल्व करें और उसके बाद में ये क्लास लेवें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने 2 दिन का आपको टाइम दिया था, शायद आपने सवाल सोल्व कर लिए होंगे और अब मेरे साथ कुछ सवाल आप सोल्व कीजिए। सवाल नंबर 11 है, बोलता हूँ जिनके पास में ये सुविधा नहीं है प्रिंट लेने की तो वो सवाल को साथ में नोट कर लीजिए। मैं एक बार बोल देता हूँ। लिखेंगे सवाल, यदि एक घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है, एक घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा? आपको विकर्ण दिया गया है और विकर्ण का सूत्र आप जानते हैं √3a और ये दिया हुआ है कितना, √12। इस √12 को थोड़ा सरल कर लेते हैं। √12 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, 12 को आप 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 का रूट आप जानते हैं कितना होता है, 2 होता है और ये √3 है वो अंदर रह जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो गया और 3 का रूट होता नहीं है तो √3 रह गया। आप √12 की जगह लिख सकते हैं 2√3, तो मैं यहाँ पे 2√3 लिख देता हूँ। अब देखेंगे √3 से √3 कट गया, ए का मान कितना आ गया, 2। अब 2 सेंटीमीटर आ गई भुजा, तो आपको पूछा है आयतन। आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 और आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 12 देखेंगे, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, वापस बोलता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात, जो भुजाएं हैं L, B और H, उनका अनुपात 1:2:3 है। वैसे हम लंबाई को ज्यादा लेते हैं, चौड़ाई को उससे कम और ऊंचाई को उससे कम, लेकिन आप 1 2 3 लिखें चाहे 3 2 1 लिखें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपको कुल मिला के आयतन इसमें पूछा गया है। तो 1 2 और 3 अनुपात है। अब कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2LB + BH + LH और ये दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र में मान रखेंगे 2LB। अब L और B का मान यहां से रखेंगे तो ये अनुपात दिया गया है। अनुपात कब आता है, वैसे मैं आपको अनुपात समानुपात वाला टॉपिक कराऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन आपके फर्स्ट ग्रेड में वो चीजें नहीं है, इस कारण से यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं और इनके पास में क्रमशः 2000 रुपए और 3000 रुपए हैं। तो जब हम इनका अनुपात निकालते हैं तो समान संख्या का भाग दोनों तरफ देते हैं। जैसे 1000 का भाग 2000 में भी जा रहा है और 1000 का भाग 3000 में भी जा रहा है, तो 1000 का भाग हम दोनों तरफ देंगे तो ये कटेगा आएगा 2, ये कटेगा आएगा 3। अब हमने क्या एक आदत पटक रखी है कि 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, भाई 2000 और 3000 है, 3 जीरो से 3 जीरो काटे, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। लेकिन क्यों आया इसका हमें पता भी होना चाहिए कि समान संख्या का भाग दोनों तरफ दिया तब जाके ये अनुपात आया। अब इस अनुपात से वापस 2000 और 3000 रुपए निकालने हैं तो जिस संख्या का भाग दिया था उसी संख्या से वापस अनुपात को गुणा करना होता है। 1000 का भाग दिया तो 1000 से गुणा भी कर देंगे, 1000 से गुणा किया 2 को 2000 आ गया, 3 को गुणा किया 1000 से तो 3000 आ गया। अब वैसा ही यहाँ पे हुआ होगा, 1:2:3 कैसे आया होगा, कोई संख्या थी, उस समान संख्या का भाग तीनों में देने के बाद में 1:2:3 आया होगा। तो मान लेते हैं वो समान संख्या क्या थी, अक्ष थी, तो अक्ष से वापस गुणा करेंगे तो 1 गुणा अक्ष हो गया अक्ष, 2 गुणा अक्ष हो गया 2 अक्ष, 3 गुणा अक्ष हो गया 3 अक्ष। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अक्ष, 2 अक्ष और 3 अक्ष ऐसे थी। अब हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं, अक्ष को 2 अक्ष से गुणा किया तो 2 अक्ष स्क्वायर हो गया, प्लस BH इसको इससे गुणा किया तो 2 गुणा 3 6 अक्ष स्क्वायर हो गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 अक्ष स्क्वायर हो गया, बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 2 है, इसको आप 88 में भाग दे दो, हो जाएगा 44। ये 2 और 6 हो गए 8 और 3 हो गए 11, 11 अक्ष स्क्वायर का मान हो गया 44, तो अक्ष स्क्वायर का मान हो गया 4, 44 में 11 का भाग चला गया। अक्ष का मान हो जाएगा √4 मतलब कितना, 2। अक्ष का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, इसका मतलब लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 गुणा 2 4 है और ऊंचाई 2 गुणा 3 6 है।
तो 2, 4 और 6 ये आ गई भुजाएं। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रखेंगे 2 गुणा 4 गुणा 6, 6 चौके 24 गुणा 48, और आयतन है इसलिए किस में आएगा, क्यूब में। तो इकाई है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सवाल नंबर 12 कंप्लीट। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 13। एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है। मैंने बताया था आपको कि 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जैसे ही दूध वाला आया तो आपको एक ऐसा डिब्बा लेके जाना है जिसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। तो उसमें कितना दूध आएगा, 1 लीटर दूध आएगा। अब लंबाई भी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर। तो इसने कहा 8000 लीटर है, इसका मतलब 8 गुणा 1000, जो 8000 लीटर है, तो 1 लीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8000 तो है ही, और गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और होगा। इसको 8 गुणा 1000 लिखने की जरूरत नहीं, 8000 लीटर भी लिख सकते हो, और लीटर की जगह कितना लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। तो 8000 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना उसका आयतन है। सेंटीमीटर में आपने इसको लीटर को बदल लिया। ठीक, अब आगे सवाल दिया गया है, एक टंकी, लिखेंगे आप सवाल साथ में, एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है के बाहरी माप, मतलब इस टंकी के बाहरी माप, इसका मतलब टंकी है उसकी कुछ मोटाई भी है, मतलब जिस मटेरियल से टंकी बनी हुई है, या जिस स्टील या जिस लोहे की चद्दर से टंकी बनी हुई है, उस चद्दर की कुछ ना कुछ मोटाई जरूर है, तब इसने कहा बाहरी माप। देखो, जब मैंने आपको घनाभ पढ़ाया था तो केवल आपको सूत्र बताए और घनाभ के बारे में बताया कि घनाभ क्या होता है, क्या इसके सूत्र होते हैं, कैसे इसके सूत्र बने हैं। लेकिन जब हम सवाल सोल्व करते हैं तो उसके बारे में हमें एक एक चीज बारीकी है उसका पता लग जाता है। इसी कारण से मैं आपको पर्सनली ये 108 सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। नहीं तो आपको खुद कह देता कि भाई आप ये सवाल सोल्व करो, लेकिन नहीं, ये इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके पास में कोई घनाभ है, इस प्रकार का कोई घनाभ है, और घनाभ आकार की कोई टंकी है। इस टंकी की जो धारिता है वो 8000 लीटर है, ये भी आपको दिया गया है। अब कहा इसका जो बाहरी माप है, इसका मतलब बाहर से नापे तो लंबाई, बाहर बाहर वाली दीवारों को नापे तो चौड़ाई, और बाहर से नापे तो ऊंचाई। तो उसका माप जो है वो देखो दे रखा है, बाहरी माप 3.3 मीटर। तो हम क्यों न इसको देखो सेंटीमीटर क्यूब में अपन ने बदल लिया आयतन को, आयतन जो है इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल लिया, तो ये जो मीटर में माप है इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में आप सब जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसने कहा 3.3 मीटर में कितना होगा, तो 3.3 गुणा 100, 3.3 गुणा 100, 1 2 के बाद में पॉइंट, तो ये यहाँ पॉइंट था, तो ये किसके का, इधर 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 से। देखो थोड़ा समझा देते हैं, मान लीजिए लिखा है 3.3, इसको गुणा करते 10 से, मतलब 1 और आगे की साइड में अगर 1 बिंदी है तो ये पॉइंट 1 अंक इधर खिसकता है, मतलब आएगा 3 3। उसके बाद में पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद में कुछ है नहीं, इसलिए इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। 33.0 लिखो, 33.00 लिखो, 33.000 लिखो, या केवल 33 लिखो, एक ही बात है। ठीक, जैसे रुपए को हम लिखते हैं 10 रुपए, मान लो 15 रुपए लिखा है, 15 रुपए लिख दो, चाहे 15.00 रुपए लिखो, एक ही बात है। तो पॉइंट के राइट साइड में अगर केवल और केवल जीरो ही हो तो उन जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितने लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये 33 और इधर आ गया पॉइंट, पॉइंट के बाद में कुछ है नहीं, इसका मतलब जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ। तो 10 से गुणा करते हैं तो ये एक पॉइंट इधर किसका, अब आपने इसको 100 से गुणा किया तो जितने बिंदी उतने पॉइंट इधर किसकेगा, तो ये किसका 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट और दूसरा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो आपको जीरो लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 3 3 और 0, उसके बाद में पॉइंट, बाद में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 3.3 को अगर आप 1000 से गुणा करते तो ये पॉइंट 1 अंक 2 अंक 3 अंक आगे खिसकता, तो 1 2, ये 3 3 तो है। अब आपको यहाँ पे कितने जीरो और लगाने पड़ते, तो भाई ये 1 अंक खिसकता, तो यहाँ
फिर 2 अंक की सकता तो यहाँ 0 लगाना, 3 अंक की सकता तो यहाँ 0 लगाना, इसका मतलब आपको 2 0 और लगाने पड़ते। वापिस देख लो, 1 2 3 अंक है, तो इसका मतलब जब वापिस इस 1000 को हटाएंगे तो ये एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरे अंक के बाद में वापिस पॉइंट लग जाएगा, मतलब वही 3.3 आ जाना चाहिए। तो ये तो भाई बहुत आसान चीजें हैं, आज बता दी, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसने कहा 3.3 मीटर, इसका मतलब कितना, 330 सेंटीमीटर। और जनरली वैसे भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। गणित को आपको आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 हो गए, और 0.3 और इसका मतलब 30 सेंटीमीटर और हो गए, बहुत आसान सा है। इसने कहा लंबाई तो ये, फिर इसने कहा चौड़ाई जो है वो 2.6 मीटर, इसका मतलब है 260 सेंटीमीटर ये चौड़ाई, और ऊंचाई जो है वो 1.1 मीटर, इसका मतलब 110 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई है बाहर बाहर से। फिर इसने कहा तथा इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसके नीचे की तली की मोटाई क्या होगी। इसने कहा एक टंकी है और दीवारों की, दीवार का मतलब होता है चारों तरफ की। देखो छत और फर्श है वो अलग चीज होती है, दीवारों का मतलब होता है केवल और केवल चारों तरफ वाली दीवारें। या यहाँ पे गनाब में देखें तो सामने पीछे लेफ्ट और राइट, ये 4 जो दीवारें हैं वो केवल दीवारों में गिनी जाएगी। ऊपर वाली छत के बारे में नहीं दे रखा, इसका मतलब खुली है टंकी, ऊपर से टंकी खुली है। इसने कहा जो तली है उसकी मोटाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि भाई इसका जो आयतन है 8000 लीटर है, इसका मतलब जो पानी भरा जाएगा वो अंदर अंदर की तरफ भरा जाएगा, ठीक है। पानी जो भरा जाएगा वो अंदर अंदर वाली जितनी जगह है उसमें भरा जाएगा। अब इसकी दीवार चाहे 1 मीटर मोटी हो, 5 मीटर मोटी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अंदर की तरफ कितनी जगह मिल रही है वही हमें बताएगी कि कितना उसमें पानी भरा जाएगा। तो आप जानते हैं दीवारों की जो मोटाई है वो इसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें पानी भरेंगे तो ये जो इधर वाली दीवार है, देखो अलग कलर से दर्शाते हैं थोड़ा, इधर वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है ये 5 सेंटीमीटर मोटी है, इसका मतलब पानी बाहर तक तो नहीं भरा जाएगा, 5 सेंटीमीटर कम भरा जाएगा। अब इधर वाली 5 मोटी है तो इधर वाली भी तो 5 सेंटीमीटर मोटी है, इसका मतलब इधर भी तो पानी 5 कम भरा जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर कम हो गया। कितने में से, 330 में से। तो अंदर की तरफ कितना बचा, 320 सेंटीमीटर। ये लो जी, अंदर की तरफ जो पानी भरा जाएगा वो 5 इधर से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया, 10 कम हो गया, 330 में से 10 कम किया, 320 सेंटीमीटर में पानी भरा जाएगा। ऐसे ही सामने वाली दीवार है वो भी 5 मोटी, पीछे वाली दीवार वो भी 5 मोटी, तो सामने भी 5 कम, पीछे भी 5 कम, तो 10 कम हो गया। इसका मतलब ये जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक अंदर अंदर की चौड़ाई है वो भी 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो 260 में से 10 कम करेंगे तो 250 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, मतलब पानी कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा। तो ऊपर से तो टंकी खुली है क्योंकि इसने कहा ही नहीं ना कि छत कितनी मोटी है, इसका मतलब छत है ही नहीं, केवल पूछा है तली है वो कितनी मोटी है। तो क्यों ना हम ये ज्ञात कर लें कि पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। जैसे 110 सेंटीमीटर ये टोटल ऊंचा है, टंकी भरी हुई है, इसका मतलब ऊपर तक तो पानी टच है। अब नीचे से वो कितनी ऊंचाई से स्टार्ट है, तो मान लो 90 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, इसका मतलब टोटल 110 है, तो उसमें से 90 में ही पानी भरना है, इसका मतलब बाकी 20 सेंटीमीटर है वो तली की मोटाई। अगर ये 100 सेंटीमीटर आ जाए, इसका मतलब 100 तक तो पानी भरा हुआ है, बाकी जो 10 है 110 में से तो वो 10 है, वो तली की मोटाई हो जाएगी। तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आयतन आपको दे रखा है 8000 मीटर, 8000 लीटर, और 8000 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदला तो 1 लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब लिख लो, मान रख दो, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन कितना है, 8000 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर लंबाई कितनी है, अंदर अंदर से क्योंकि पानी तो अंदर भरा जाएगा, तो 320 सेंटीमीटर। अब इकाई को छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि सारी इकाइयां हमने सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर ली है, तो जो ऊंचाई आएगी वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। 320, चौड़ाई कितनी है 250, ऊंचाई कितनी है ज्ञात करनी है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ऊपर तक भरा हुआ है, बस लास्ट पॉइंट का पता है, लेकिन नीचे कहां से शुरू हुआ वो हमें पता नहीं है। काटा पीटी करते हैं, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गए। अब देखो ये 32 से कटता है ना, या 8 से ये कटता है, तो इसको 8 से काटा एक बार तो ये 1000, और 8 से कट गया, 8 चौके 32, तो ये 4 बार। 25 गुणा 4 होता है 100, 100 से काट दो
इसको 1 बिंदी और 2 बिंदी, तो यहाँ कितना बचा 100। h का मान आ गया 100। अब ये 100 क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ऊंचाई है वो 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल आपको पता है 110 है। इसमें से पानी कितना भरना है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब बाकी 10 सेंटीमीटर कहाँ गया, तो वो तली है, वो उसकी मोटाई है। इस कारण से तली में पानी भर नहीं पाया और केवल ऊपर वाली जो 110 सेंटीमीटर उसमें पानी भर पाया। तो तली की मोटाई हो जाएगी, टोटल 110 है, उसमें से 100 सेंटीमीटर निकाल दो क्योंकि 100 में पानी भरा हुआ है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर तली की मोटाई है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला देखते हैं सवाल नंबर 14। लकड़ी के एक बक्से की माप जो है वो 20 सेंटीमीटर, आप लिख लेंगे, नोट कर लीजिए साथ में। लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लकड़ी है वो बक्सा है, वो अंदर से खोखला है, अभी लकड़ी की मोटाई दे रखी है, इसी टाइप का सवाल हो गया। लकड़ी की मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। इस बक्से को बनाने में लकड़ी का आयतन क्या होगा। इस बक्से को बनाने में जो लकड़ी लगी है ना, केवल उसका आयतन आपको पूछा है। इसका मतलब ये जो बक्सा है वो ठोस है और चारों तरफ से पैक है। वैसे भी बक्सा जनरली पैक ही होता है, क्योंकि ऊपर से ढक्कन ढकेंगे तभी इसका मतलब नहीं रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी में इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास में एक लकड़ी का बॉक्स है और इस लकड़ी के बॉक्स में आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। इसको रफ कर देते हैं। हाँ, दिया गया है कि लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी माप है वो 20 सेंटीमीटर, ये लो जी, ठीक, गुणा 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर, गुणा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसने कहा लकड़ी के एक बक्से की माप, इसका मतलब बक्सा बाहर से नापा गया है, अंदर का इसने कह नहीं रखा, इसका मतलब ये बाहरी माप है। फिर कहा लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एक इधर से कम एक इधर से कम, तो 20 में से एक इधर कम हो गया एक इधर कम हो गया, तो अंदर अंदर का माप बच गया 18। 12 में से 2 इधर कम हो गया भाई, एक इधर कम और एक इधर कम, तो अंदर का माप 10। 10 में से 2 कम हो गया तो 8, इसका मतलब अंदर वाला माप है 18, 10 और 8 है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, जैसे उदाहरण के लिए आप एक नॉर्मल एक उदाहरण लेंगे, ये एक वर्त है मान लो, और इस वर्त का ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस अंदर अंदर वाले को मिटा देता हूं, इतने को काटा और मिटा दिया, केवल ये बाहर बाहर वाला है ये पूछता हूं, इस बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या है। आप क्या करेंगे, एक कागज का टुकड़ा लेंगे ये इतना बड़ा, उस कागज के टुकड़े के का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, मतलब पूरा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर उसमें से इस अंदर अंदर वाले को काटेंगे, काटने के बाद में इसको बिल्कुल हटा देंगे, मतलब आप इसको बिल्कुल हटा देंगे ऐसे। जैसे ही आप हटाएंगे ये जो बाहर वाला रास्ता है इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, पूरे क्षेत्रफल में से ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल है इसको घटा देना है, तो ये बाहर वाला जो रिंग वाला एरिया है वो बच जाएगा। वही काम हमें करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बक्सा लिया और इस बक्से में केवल ये जो लकड़ी है, बाहर बाहर की दीवार की लकड़ी है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम एक काम करेंगे, जो बक्से का बाहरी माप है उसका आयतन माइनस बक्से का जो आंतरिक माप है उसका आयतन है, उसको घटा देंगे। टोटल में से अंदर अंदर वाले को घटा देंगे, तो ये दीवारों वाली जो लकड़ी है इसका आयतन बच जाएगा। तो आयतन बहुत ईजी होता है, बाहर वाले बक्से का आयतन माइनस करेंगे अंदर वाले बक्से का आयतन, बाहर वाले बक्से का आयतन हो जाएगा 20 गुणा 12 गुणा 10 माइनस अंदर वाले का हो जाएगा 18 गुणा 10 गुणा 8। सोल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। 20 से ये 2 कम हो गया 18, 12 से 2 कम हो गया 10, 10 से 2 कम हो गया 8। जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा।
बहुत ही आसान है, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। इसका मतलब घन जो है उसका जितना भी आयतन आएगा उससे 2 गुना है किसका आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, फिर इसने कहा यदि घनाभ की विमाएं दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है, 9 गुणा 8 गुणा 6, ये घनाभ की विमाएं है। तो आपको कहा कि घन जो है इसका आयतन इससे आधा है, तो पहले तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो घन का आयतन आ जाएगा। तो इसका आयतन ज्ञात करते हैं, 9 गुणा 8 गुणा 6, इसमें 2 का भाग दे दो तो घन का आयतन आ जाएगा। तो घन का आयतन होगा 9 गुणा 8 गुणा 6 बटे 2, 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार। 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 लिखा 9 को, और ये 3 यहाँ पे है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये घन का आयतन है। इसका मतलब एक का क्यूब है, एक के क्यूब का मान है ये। देखो घन का आयतन होता है एक का क्यूब, एक के क्यूब का मान दे रखा है इतना, एक का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 6। ये मैंने सवाल को इजी करने के लिए किया है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 अंटे 72, 72 को 6 से गुणा करेंगे, तो 72 को 6 से गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा, 9 गुणा 8 गुणा 6, इतना करना है। 9 अंटे हो गया 72, 72 को गुणा करना है 6 से, उसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे तो ये 3 बार 72 का तिगुना, तो 70 का तिगुना 210, 2 का तिगुना 6, 210 और 6 हो गया 216, तो आ जाएगा 216। ये एक ही क्यूब का मान आया है 216, तो आप जानते हैं एक का मान कितना होगा, 6, क्यों, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। तो दूसरा तरीका ये था, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसमें क्या किया आपने, इनको ऐसे 3-3 के टुकड़ों में रख लिया, जैसे 3 के टुकड़े 2-2-2। अब एक का मान ज्ञात करना है तो 3 में से 1 ले लो, इन 3 में से 1 ले लो, एक का मान आ गया 3 गुणा 2 6। ठीक है, तो एक का मान आपके पास में प्राप्त हो चुका है। अब पूछा है इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, 6a²। मान रख दो 6, एक का मान कितना 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 216। इस बार किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आयतन तो किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में था, लेकिन इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। केवल और केवल विमा है वो चेंज हो जाएगी, बाकी मान है वो सेम रहेगा। ठीक, अगला सवाल है, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े तथा 10 से 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो ये हो गया भाई घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान होता है, √L² + B² + H² का रूट। ठीक है, ये सूत्र है, याद रखना, इसमें मान रख देना है, बहुत आसान है, आप खुद कर लेंगे। घनाभ का जो विकर्ण है वो होता है √L² + B² + H²। अब आप इसमें मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, इतना काम आपको खुद करना है। ठीक है, उत्तर आ जाएगा, आसान सवाल है। सवाल नंबर 17, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात होगा। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटना है, तो एक जो छोटा है घन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो बड़े वाला है घन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें अनुपात पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो वो वाली बात याद होगी, पीछे की क्लास आपने देखी होगी, एक पेग बना दे यार, फिर देख के मेरे झटके, वही ट्रिक है इसमें। कैसे, जब आपको घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है तो जो बड़े घन का आयतन है उसमें भाग देना है छोटे घन का आयतन। ये लो, तो संख्या ज्ञात करनी हो तब तो बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। अब बड़े वाला जो घन है इसने कहा इसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई भी 5 है। ठीक, तो आयतन ज्ञात करना हो तो 5 का क्यूब बटे छोटे घन का आयतन। इसको टुकड़ों में काटना है, ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्रत्येक टुकड़ा है वो 1-1 सेंटीमीटर का हो। सिर्फ एक वाला टुकड़ा कर देता हूँ, यहाँ वाला, बाकी टुकड़े आप कर लेना, सिखाया हुआ है मेरा। ठीक है, ये जो छोटे वाला घन है इसकी भुजा होगी 1 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हो जाएगा 1 का क्यूब।
तो संख्या तो हो जाएगी 125। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि जो छोटे वाला घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और ये जो बड़े वाला घन है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात में क्या अनुपात होगा। तो छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बड़े वाले की भुजा 5, छोटे वाले की 1। पहले नाम छोटे वाले का तो भुजा, ये तो हो गया भुजा का अनुपात 1:5। पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछे तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। आयतन में पूछता तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाहें कि सोल्व करना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 स्क्वायर, और यहाँ पे भी सूत्र तो वही रहेगा 6 स्क्वायर। 6 से 6 कट ही जाएगा, मान रख दो a स्क्वायर। a का मान कितना छोटे वाले के लिए 1, a का स्क्वायर 1। यहाँ पे a का मान, भुजा का मान कितना बड़े वाले के लिए 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 1:25। तो कैसे ही कर लो चाहिए। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो भुजा का अनुपात है उसका वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, और क्यूब करेंगे तो आयतन का अनुपात आ जाएगा। तो वर्ग कर देना है, उत्तर निकाल लेना है, आगे बढ़ जाना है। सवाल नंबर है अब 18। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ये सवाल तो खुद करो भाई, 15 का है, उसको काट काट के 3 के करने हैं, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े वाले घन की भुजा 15, छोटे वाले की 3, 15 का क्यूब बटे 3 का क्यूब। क्यूब क्यूब एक साथ है तो 3 का भाग 15 में दे दो 5, 5 का एक साथ क्यूब हो जाएगा 125, उत्तर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है, ऐसे सवाल नहीं कराने चाहिए क्लास में। ठीक, अगला सवाल है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ये भी आप खुद बताएंगे कितना होगा, जल्दी से बताओ। 27:64 है तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, इसका मतलब भुजा का अनुपात है वो 3:4, 64 होता है 4 का क्यूब, तो ये तो है भुजा का अनुपात। पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वर्ग कर दो 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9:16, उत्तर। आगे चलेंगे, एक बेलनाकार 20वां सवाल है, बोल रहा हूं, एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन, देखो बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन, इसका मतलब बेलनाकार पाइप है वो खोखला है, और जो बाहर बाहर वाली परत है उसका आयतन आपको दिया गया है। अब धातु की पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है, पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका बाहरी अर्ध व्यास, देखो बाहरी अर्ध व्यास, एक तो होता है व्यास, वो तो होता है त्रिज्या का दुगुना, लेकिन अर्ध मतलब करना है आधा, व्यास आधा करना है व्यास का, इसका मतलब व्यास 2 आ रहे, इसका आधा करेंगे तो आर, तो आर तो होती है त्रिज्या, इसका मतलब अर्ध व्यास क्या होती है त्रिज्या, तो इसने अर्ध व्यास नाम दिया। आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से आधा मत कर देना, अर्ध व्यास का मतलब ही क्या होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या इसने दे रखी है 9 सेंटीमीटर, बाहर वाली त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है तो इसकी मोटाई कितनी होगी, मतलब जो पाइप की दीवार है उसकी मोटाई आपको पूछी है। ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 3.7 सेंटीमीटर। सवाल को सोल्व करते हैं। देखो इसने कहा एक पाइप है और उस पाइप की जो लंबाई है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका जो बाहरी व्यास है वो आपको अर्ध व्यास है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी धातु का आयतन है वो 748 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बहुत आसान है, कैसे, मान लीजिए ये पूरा पाइप था, ऐसे ठोस था, ऐसे पूरा था ठोस, मैंने क्या किया, इसमें से अंदर अंदर वाले को ऐसे काटा और बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का मतलब हटा सावन की गठा, ये लो हटा दिया, तो क्या बच गया, बाहर बाहर वाला जो खोखला पाइप है वो बच गया। अब इस खोखले पाइप का ये जो बाहर बाहर बच गया ना, ये जो बाहर वाली परत बच गई, इसका आयतन आपको दे रखा है 748 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं कि पूरे बाहर वाले में से अंदर अंदर वाले को गठा दें तो जो चारों तरफ का आयतन है वो बच जाएगा, तो बाहर बाहर वाले का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर कौन सी लेनी है, बाहर वाली, तो इसको आर कैपिटल लिख देता हूं, इसमें से घटा दूं अंदर वाले की, यहां से यहां तक की। तो इसने कहा मोटाई कितनी है, तो हमें मोटाई तो चाहिए इस पाइप की, तो हम क्या करेंगे, मोटाई है वो ज्ञात करेंगे भी। तो
तो पहले इसको आर को आर ही रख लेते हैं, देखते हैं कि अंदर अंदर वाली त्रिज्या कितनी है, उसके हिसाब से मोटाई ज्ञात कर लेंगे। तो माइनस पाई, और ये अंदर वाली आर को ऐसे ही रहने दिया, आर स्क्वायर एच। देखो मान रखते हैं पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर दे रखा है 9, तो 9 गुणा 9, एच दे रखा है 14, माइनस पाई का मान होता है 22/7, ये आर स्क्वायर ज्ञात करनी है, एच का मान दे रखा है 14, और दोनों का अंतर कितना है 748, क्योंकि आयतन का अंतर दे रखा है, तो ये हो गया 748। एक बार चेक कर लेते हैं 748 ये ना संख्या, नहीं तो कहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी। 748 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 748, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 2 बार, गुणा किया 22 दूना 44, 44 गुणा 81। देखो आप यहाँ देखेंगे तो ये 44 गुणा 81, ये तो हुआ 44 गुणा 81, माइनस ये 22 गुणा 2 होता है 44, भाई 22 गुणा ये वाला 2 होता है 44 गुणा आर स्क्वायर, ये हो गया 44 गुणा आर स्क्वायर। दोनों में 44 44 कॉमन है, या तो लेके इधर भाग दे दो, कैसे ही कर लो, 748 है बराबर 44 44 कॉमन लिया, इधर भाग दे दिया, तो 748। और वैसे देखो आपको एक सलाह देता हूँ, आप क्या करें, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, बिना गुणा करे ही पक्षांतरण कर दो, भाग देना आसान होता है। देखो अभी बताता हूँ कैसे। आप 44 का एक तो भाग देते हैं तो वापिस काटना पड़ेगा 44 को, जैसे मान लो आपने काटा 2 से तो 22 आ गया, इसको 2 से काटा है ना, तो क्यों नहीं इसको मैं 22 गुणा 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है, तो 22 गुणा 2 रहने दो, एक ही बात है भाई। यहाँ पे 22 गुणा 2 दोनों को मना रहे हैं, 22 गुणा ये 2 दोनों को मना रहे, दोनों को कॉमन लेके भाग दे दिया, बराबर आ गया आपके पास में 81 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको काटते हैं, 22 से ये 11 से कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि ऐसे सवालों में उत्तर है वो जो संख्या होती है वो पूरी पूरी भाग जाने वाली होती है। 11 से काटा 2 बार, तो 11 से काटा 11 छिक्के 66, और 6 और हो गए 8 बच गए, उतारा 8, 11 8 88, ये देख लो कट गया। 2 गुणा 2 होता है 4, 4 से कटेगा 68, पूरा पूरा कटेगा, 100% कटेगा। कितनी बार, 17 बार, 17 चौके 68, ये आ गया 17। अब देखो आर स्क्वायर को तो इधर ले आओ, 17 को आप उधर ले जाओ, आर स्क्वायर इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आर स्क्वायर बराबर ये 81 तो था ही, और ये 17 उस साइड जाके घटेगा, 81 में से 17 चले गए तो कितने बच गए, 81 में से 10 घटाए 71, 71 में से 60 और घटाए तो बच गए कितने 64, आर स्क्वायर का मान आ गया 64। आर का मान कितना आ जाएगा 64, किसका क्यूब होता है 8 का, 8 अंटे 64, आर का मान हो गया 8। आर क्या है, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है 8, टोटल कितनी थी 9, इसका मतलब पाइप की मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, टोटल बाहर तक 9 है, अंदर तक 8 है, इसका मतलब पाइप है वो कितना मोटा है 1 सेंटीमीटर मोटा है। उत्तर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 21, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, कहा दो बेलन है भाई, उनका आयतन है समान, तो आयतन को कर दो समान, ऊंचाइयां अलग अलग है, त्रिज्याओं का अनुपात दे ही रखा है। तो दो बेलन है, ये बेलन फर्स्ट, ये बेलन सेकंड, ठीक। सूत्र होता पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर दे रखे, पाई पाई दोनों में बराबर है, पहले ही काट दो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आर का मान एच का मान अलग अलग होता है, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 सबके लिए समान रहता है। इसने कहा दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में, व्यास है 3:2, तो त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा भाई, व्यास है 3:2, तो त्रिज्या होती है व्यास का आधा, व्यास का आधा, अनुपात में समान संख्या वैसे भी कट जाती है, तो व्यास का अनुपात 3:2, तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:2 ही होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, आप 3/2 और अनुपात 2/2 लोगे तो वो भी एक ही बात है, मान रख दो। व्यास त्रिज्या का अनुपात भी 3:2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, एच H1 ले लो, इसको इसको H2 ले लो, यहाँ त्रिज्या कितनी 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, H2। आपको पूछा है ऊंचाइयों में अनुपात, तो देखेंगे आपको एक बात और बताता हूं, जैसे A अनुपात B है तो आप इसको A/B लिख सकते हैं, कहीं नोट कर लो, A अनुपात B को आप A/B लिख सकते हैं। तो आप H1 H2 को इधर बट्टे में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर 9 को ले आएंगे तो बट्टे 9, H1/H2 का मतलब होता है H1 अनुपात H2, मतलब पहले की ऊंचाई अनुपात दूसरे की ऊंचाई, तो ये 4:9 हो जाएगा उत्तर। 4/9 लिख दो, चाहे 4:9 लिख दो, एक ही बात, ठीक है।
तो इसमें हो जाएगा 4:9, 4:9। ठीक है। सवाल नंबर 22 है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। इस बार देखो, बेलन में और घन में कंपैरिजन किया है, तो आपके फर्स्ट ग्रेड में जो सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से एक सवाल आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लास्ट जो बिंदु है चित्रमिति वाला, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दो आकृतियों के आयतनों से रिलेटेड सवाल, मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाना, और सवाल उसी से पूछा जाता है, या फिर 2 या 3 आकृतियों के आयतनों में अनुपात या उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो 2 ही तरीके के सवाल बनने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आप एक एक बार जरूर पढ़ के जाना। सवाल नंबर है 22, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका मतलब ये कोई बेलन है, इसकी ऊंचाई तो है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारा, इसका मतलब 11 सेंटीमीटर किनारे का मतलब भुजा वाले एक घन के आयतन के बराबर है। आयतन कर दो दोनों का बराबर, तो इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका आयतन भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या इसने दे रखी है क्या। अब इसने आगे देखो क्या कहा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। फिर इसने कहा पाई बराबर 22/7 लेने पर बेलन के आधार पर अर्धव्यास क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, अर्धव्यास पूछा है। अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या का मान पूछा, निकाल दो, हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। आर स्क्वायर एच, ऊंचाई कितनी 14, एक की क्यूब, ये लो 11 गुणा 11 गुणा 11, काटा पिट्टी कर लेना भाई, आर का मान निकाल लेना। ठीक है, आर का जो मान आएगा वही क्या होगा, अर्धव्यास होगा। ये तो बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल तो सब कर देंगे। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 23वां, एक बेलनाकार लोहे की छड़, लिखेंगे सवाल, एक बेलनाकार लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 4 गुनी है। अर्धव्यास क्या होता है, ध्यान रखना, त्रिज्या। जिनको ध्यान है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे। त्रिज्या ही क्या है, अर्धव्यास। एग्जाम में क्या आता है, अर्धव्यास। त्रिज्या आती है क्या, नहीं, क्योंकि त्रिज्या तो सब जानते हैं, अर्धव्यास सब नहीं जानते हैं, इस कारण से अर्धव्यास लिखा आता है। तो इसने लिखा एक बेलनाकार लोहे की छड़, बेलनाकार लोहे की छड़ का मतलब ये इस टाइप की, और कहा जिसकी ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 4 गुनी है। इसका मतलब अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, ऊंचाई है इसकी 4 गुनी, मतलब 4r। ये लो। फिर कहा को पिघलाकर, मतलब इसको पिघलाना है। पिघलाना इसका मतलब इसका जो आयतन होगा इसी से कुछ बनाना है। जब हम एक वस्तु को पिघलाते हैं तो उस वस्तु का जो आयतन होता है उसी आयतन से हमें दूसरी चीज बनानी होती है। जिनको नहीं पता वो नोट करके लिख लीजिए कि जब हम किसी वस्तु को पिघलाकर अथवा काट कर कोई अन्य वस्तु बनाते हैं तो जिस वस्तु से पिघला रहे हैं या जिस वस्तु को काट रहे हैं उसका आयतन और नई बनने वाली वस्तु का आयतन बराबर होता है, हमेशा हमेशा। ठीक, तो इसने कहा को पिघलाकर छड़ के अर्धव्यास के बराबर अर्धव्यास वाले गोलों में डाला गया। छड़ के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या यही रखनी है, इतने ही अर्धव्यास वाले गोलों में डाला गया। इसका मतलब जो गोले बनेंगे गोल गोल, उनकी त्रिज्या भी यही रखनी है। अब इन गोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें संख्या ही तो ज्ञात करनी है, तो बहुत आसान है, वही झटके लगा दो, इसमें इसका भाग दे दो बस। इस बार यहाँ घन की बजाय क्या है, गोला है, तो बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे देंगे, संख्या आ जाएगी। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटे घन का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखेंगे 22, पाई को तो पाई से काट ही दो ना, इजी क्यों मान रखें। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच पढ़ा रहने दो, एच का मान कितना है 4r बटे 4, बट्टे वाला 3 कहाँ जाएगा ऊपर, आर क्यूब। देखो ये आर स्क्वायर और आर होता है आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 से 4 कट गया, बच गया कितना 3। कितने गोले बनेंगे 3। बहुत ही आसान सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है, एक बार समझ लो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो संख्या पूछे तो जिससे बना रहे हैं उसमें उसके आयतन में जो चीज बना रहे हैं उसका भाग दे दो, या बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग दे दो। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 24, 24 सेंटीमीटर लंबाई तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली धातु की एक आयताकार शीट को
इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक लंबवतीय बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, देखो प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। आपके पास में एक शीट है, ये व्हाइट शीट आपको दिखाई दे रही होगी शायद, ऐसी एक शीट है, इसकी शीट को लंबाई के अनुदिश मोड़ना हो तो कैसे मोड़ते हैं। देखो ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। जब लंबाई के अनुदिश का मतलब, अनुदिश कहा जाए इसका मतलब क्या होता है, तो लंबाई, तो ये लंबाई के अनुदिश, तो अनुदिश का मतलब होता है कि दिशा में, तो लंबाई की दिशा में मोड़ना है, तो लंबाई किधर है, इधर, इधर मोड़ना है, तो इसका मतलब आपको चौड़ाई को मोड़ना है, लंबाई को नहीं मोड़ना है, लंबाई की दिशा में मोड़ना है। तो लंबाई की दिशा में इसका मतलब इस दिशा को तो ऐसा का ऐसा ही रखना है, इसी दिशा में मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए क्या बचती है, चौड़ाई। तो जब कहे लंबाई के अनुदिश मोड़ो, इसका मतलब किसको मोड़ना है, चौड़ाई को मोड़ना है। और जैसे ही चौड़ाई को मोड़ा तो आपके पास में क्या बन गया, एक बेलन बन गया, देखो ऐसे बेलनाकार आकृति बन गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बेलन है, इसकी ये जो बाहर बाहर वाली परिधि है आपको जो दिखाई दे रही है, ये परिधि किससे बनी, बताता हूँ किससे बनी, देखो इससे बनी, किससे, चौड़ाई से। तो ये जो चौड़ाई थी यही तो मुड़ी है, देखो ऐसे ही तो मुड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास में आयताकार शीट थी, ये है लंबाई, और लंबाई के अनुदिश, याद रख लेना, लिख लो कहीं पे, लंबाई के अनुदिश मोड़ने का मतलब होता है चौड़ाई को मोड़ना, और लिख लो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने का मतलब होता है लंबाई को मोड़ना। और जिसको बिल्कुल नहीं पता होता है तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको, आप मोड़ेंगे, जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे एक बेलन बनेगा, इस बेलन की लंबाई वही होगी जो इस आयताकार शीट की लंबाई थी। इस बेलन की जो मोड़ने के बाद में ये जो परिधि बनी है 2πr, ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई के बराबर होगी। क्यों होगी, प्रैक्टिकल समझाई दिया। ये जो शीट है, इस चौड़ाई को आपने मोड़ा, चौड़ाई को मोड़ने के बाद में जब ये ऐसे शीट बनी, ऐसे, तो ये जो परिधि परिधि बाहर वाली है वो कहां से आई, वो कहां से आई, इसकी चौड़ाई से आई। ठीक है, तो सवाल हो गया। इसने लिखा है, सवाल नंबर था कितना, 24, 24 सेंटीमीटर तो लंबाई, ये लो जी, लंबाई तो कितनी 24, और 22 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये लो जी 22, चौड़ाई 2πr कितनी है, 22 है। ठीक, अब इसको क्या किया, चौड़ाई लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक लंबवर्तीय बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई का मान लेना है 22/7, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, तो देखेंगे आर स्क्वायर, तो आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा भाई, तो यहां से देखो आर का मान हो जाएगा 22/2 पाई, आर बराबर 22/2, और पाई, पाई का मान 22/7, 7 जाएगा ऊपर, ये लो, ये कट गया 22/7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच, ऊंचाई कितनी 24, 2 दूना 4, 4 से कट गया 6 बार, 7 से एक 7 कट ही चुका है, 22 गुणा 7 गुणा 6, 22 गुणा 7 गुणा 6, उत्तर जो भी आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि क्या है, आयतन। अब मान लो जिसको समझ में नहीं आए कि लंबाई को मोड़ना कि चौड़ाई को मोड़ना, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2πr का मान या तो 22 लूंगा या 24 लूंगा, तो 22 लेने से 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर, अब हमें आर का मान ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या ही तो आएगी कि वो इसे कट जाए, भाई यहाँ वाले 22 से 22 कट रहा है, 24 होता है तो ये कटता क्या नहीं कटता, इसका मतलब वो पॉइंटों में आता, तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि संख्या 22 होगी कि संख्या 24 होगी। और पाई वाले में क्या होता है, हमेशा 11 के गुणज में होता है, 11, 22, 33, 44, इस टाइप से। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए ना, तो आप ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हैं सवाल को सोल्व करने के लिए, हालांकि आपको पता होना चाहिए, वो अच्छी बात होती है। सवाल नंबर 25, यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम कर दें, अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या को 50% कम कर दें तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दें तो एक नया बेलन बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो नए बेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, सिंपल बात, आयतन में कमी या वृद्धि है तो वो क्या होती है, सूत्र आपको सबको पता है, वही प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस ए सी बट्टे में 100, और उसके बाद में प्लस माइनस ए बी सी बट्टे 100 गुणा 100।
गणित बहुत आसान होती है, बस पढ़ाने वाला मेरे जैसा होना चाहिए और पढ़ने वाला आप जैसा होना चाहिए, तो गणित बहुत आसान होती है। मैं पहले डायलॉग मारता था कि मेरी क्लास में पत्थर को भी लाके रख दो, उसको भी गणित सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसने कहा भाई बेलन है, तो ये लो जी बेलन है। बेलन में क्या क्या चीजें होती है आयतन में, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब होता है पाई एक जगह आर आएगा, दूसरी जगह आर आएगा, और ऊंचाई है वो एक जगह आएगी। तो त्रिज्या तो कितनी जगह आई, दो जगह भाई, आर स्क्वायर का मतलब दो बार, तो त्रिज्या तो दो बार काम में आनी है, और ऊंचाई है वो एक बार काम में आनी है। तो जब इसकी त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं तो दो जगह परिवर्तन होता है, ऊंचाई में परिवर्तन करते हैं तो केवल एक जगह परिवर्तन होता है। तो हम जानते हैं कि जब तीन चीजों में परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो उसके कारण से जो रिजल्टेंट जो परिवर्तन आता है, रिजल्ट में जो परिवर्तन आता है, उसके लिए सूत्र होता है, यूनिवर्सल सूत्र है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस, फिर दो दो का गुणनफल आता है ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस ए सी, और इस पूरे के बट्टे में 100। यहाँ पे चिन्ह आता है इन अंदर वाले के अनुसार, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे भी चिन्ह आता है या तो प्लस का या माइनस का, वो इन तीनों के गुणनफल के अनुसार, और बट्टे में 100 गुणा 100। इसने क्या कहा देखते हैं, देखो इसने कहा बेलन के अर्धव्यास को, इसका मतलब त्रिज्या को 50% कम करना है, तो त्रिज्या को 50% कम करना है तो -50, यहाँ पे भी -50, और ऊंचाई को है वो 50% बढ़ाना है। इसने कहा ना कि ऊंचाई को 50% बढ़ाया और नया बेलन बनाया, इसका मतलब इसमें केवल एच में 50 की वृद्धि करनी है। तो दो जगह तो करनी है कमी, त्रिज्या त्रिज्या में। अगर इसी सवाल को कह देता कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि और ऊंचाई में 50% की कमी, तो सवाल पूरा ही चेंज हो जाता। कैसे, त्रिज्या में 50 की वृद्धि तो प्लस 50 दो जगह प्लस प्लस आता है, और ऊंचाई में 50 की कमी तो यहाँ केवल एक जगह है माइनस आता है। लेकिन त्रिज्या में कमी करी तो इस कारण से दो जगह माइनस माइनस आएगा, क्योंकि सूत्र में, आयतन के सूत्र में त्रिज्या कितनी बार आती है, दो बार। तो यहाँ पे भी माइनस का 50, यहाँ पे भी माइनस का 50, तीसरी जगह में प्लस का 50, प्लस या माइनस का चिन्ह बाद में देख लेंगे। ए बी दोनों गुणा होंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, 50 गुणा 50 होता है 2500, भाई 5 गुणा 5 25, 0 गुणा 0 2 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस और माइनस होता है माइनस का, 25 गुणा 25 होता है 2500। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस और माइनस गुणा होता है माइनस का, कितना 2500, और बट्टे में 100। ये तो कट गया, और ये माइनस का है वो चिन्ह बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस तो क्या आएगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस का, प्लस और प्लस हो गया वापिस प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का। 50 गुणा 50 गुणा 50, ऐसे ही रहने दो, 50 गुणा 50 गुणा 50 बट्टे 100 गुणा 100। 50 से काटा दो बार, 50 से काटा दो बार, 50 में 2 गुणा 2 4 का भाग दे देंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो ये 50 और ये 50 तो कट गया, यहाँ बचा माइनस का 50, ये माइनस का 2500 में 100 का भाग देंगे तो माइनस का 25 आएगा, तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का 25। ये आया है प्लस का, कितना 12.5, 50 और 25 कितने हो गए 75, 75, माइनस के तो 75, प्लस का 12.5, 75 में से 10 गए तो 65, फिर ढाई और गए तो 62.5, किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के 62.5। माइनस का मतलब क्या होगा, कमी, कितने परसेंट की, 62.5%, तो 62.5% की कमी हो जाएगी किसमें, नया जो बेलन बनेगा उसमें। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए, दोबारा भी आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन मतलब बेलन का आयतन किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है, मान रख देंगे, तथा उनके अर्धव्यास भी बराबर, त्रिज्याएं भी बराबर है। तो यदि बेलन की ऊंचाई h है तथा गोले का व्यास d है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं ना, तो जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए तो वो बहुत टफ होते हैं, और जिनका कंसेप्ट क्लियर करके, चाहे मेरे से पढ़ा हो, किसी से भी पढ़ा हो, जिससे भी पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि बस सवाल सही हो जाए। आपका और मेरा मकसद एक ही है, आपका सवाल सही होना चाहिए। देखो सवाल है 26। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन, इसका मतलब ये बेलनाकार वस्तु लेनी है, इसका आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर है, एक गोले के आयतन के बराबर है।
गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये दोनों बराबर है, आयतन बराबर बराबर कर दिया। आगे इसने लिखा तथा इनके अर्ध व्यास भी बराबर है। इसका मतलब जितनी आर इसकी उतनी आर इसकी। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, त्रिज्याएं भी बराबर है, तो आप काट सकते हैं डायरेक्ट। फिर इसने आगे एक बात और भी कह दी, क्या कह दी, यदि बेलन की ऊंचाई h तथा गोले का व्यास d, ऊंचाई तो है h, हमने h ले रखा है, गोले का व्यास है d, इसका मतलब व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यहां से यहां तक, ये है d, तो भाई व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, ये है d के बराबर, तो r का मान हो गया d में 2 का भाग दे दो, d/2, कटापीटी कर लो, त्रिज्याएं तो इसने बराबर दे ही रखी है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट गया और केवल एक आर बच गया। कैसे काटा समझ गए होंगे, आर स्क्वायर और यहाँ आर क्यूब, 3 बार था, 3 में से 2 कट ही जाएगा, एक आर बच जाएगा, मैंने 3 को ही काट दिया, एक आर छोड़ दिया, समझ गए होंगे। पाई से पाई कट गया, एच है वो पड़ा रहने दो, बराबर 4/3, और ये क्या है आर, लेकिन आपको मान आर में नहीं रखना, आपको मान डी में रखना है। आर की जगह लिख सकते हैं d/2, ये लो d/2, 2 से काटा 2 बार, आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 3h बराबर ये 2 गुणा d, 2d, देख लो कौन से ऑप्शन में है, 2d बराबर 3h या 3h बराबर 2d, 2h बराबर 3d नहीं, 3h बराबर 2d, 3h बराबर 2d ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 27 देखेंगे, एक बेलन की ऊंचाई तथा एक शंकु की ऊंचाई 2:3 तथा उनके आधार के अर्धव्यास मतलब त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, जो कहा गया है वो लिख दो। इसने कहा 27 नंबर सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई तथा एक शंकु की ऊंचाई 2:3, बेलन तो ये ऊंचाई 2, शंकु ये ऊंचाई 3, ऊंचाई होती है शंकु की ये वाली h, ये है 3, 2:3 तथा उनके आधार के अर्धव्यास, पहले नाम बेलन का तो बेलन आएगा, 3:4, आधार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 3, तो इसकी त्रिज्या 4, ठीक। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, बहुत आसान है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैडम वाली बात याद है होगी, इससे आइसक्रीम बनाई थी, 1/3 दी थी, 2/3 रख ली, ठग लिया आपको, पाई से पाई कट गया, आर का मान रखना पड़ेगा क्योंकि काट नहीं सकते क्योंकि मान दे रखा है, एच का मान रखना पड़ेगा 2, आर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 गुणा एच, एच कितना 2, 1/3 पड़ा रहने दो, आर स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16, एच हाइट कितनी 3, 3 से 3 कट गया, 9 गुणा 2 18, अनुपात 16, कटेगा 2 से 9, कटेगा 2 से 8, 9:8, क्या आया, इनके आयतनों में अनुपात आएगा, पहले नाम बेलन का तो बेलन का अनुपात और बाद में नाम शंकु का तो शंकु का अनुपात, 9:8, ऑप्शन में आपको 8:9 भी मिलेगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान देना है पहले जिसका नाम है उसका अनुपात भी पहले आएगा। सवाल नंबर 27 हो चुका है, सवाल नंबर 28 देखते हैं, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया गया तो इस बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि होगी। 33.1 की रटा रटाया सवाल है, कोई पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रख लेना, प्रत्येक चीज 10 बढ़ती है ना तो 33.1 आता है, क्यों आता है, बार बार सोल्व कर चुके हैं, मान रख देना, वही सूत्र प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी और प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी और प्लस माइनस ए सी और बट्टे में 100 और प्लस माइनस एबीसी बट्टे 100 गुणा 100, प्रत्येक जगह 10 की वृद्धि करनी है, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करने 33.1 आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 29, ये सवाल 28वां इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं क्लास में आपको प्रैक्टिकली पढ़ा चुका हूं। सवाल नंबर 29, यदि एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h मीटर क्यूब है जबकि h मीटरों में इसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो बेलन का आधार का व्यास क्या होगा, ये लो जी, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन, तो लंबवर्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दे रखा है 9 पाई एच, ये लो जी, पाई से पाई कटा, एच से एच कटा, आर स्क्वायर का मान 9, आर का मान 3, उत्तर। बेलन का आधार का व्यास क्या होगा, त्रिज्या 3 तो व्यास 6, उत्तर। मीटर माटर का ध्यान ही नहीं देना बस, क्यों, क्योंकि सारे मीटर 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 में है। तो
अगला सवाल देखते हैं 30वां। दो बेलन ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास, इसका मतलब त्रिज्याएं 3:2 है, ठीक है जी। उनकी ऊंचाइयां n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है तो n का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 30 देखते हैं। देखो जी, दो बेलन ए तथा बी, ये ए और ये बी बेलन है, तो ये लो बना दिया, ठीक। अब कहा इनके आधार के अर्धव्यास, इसका मतलब त्रिज्या है वो 3:2। उनकी ऊंचाइयां, ऊंचाई ये तो है n:1, ये लो जी, n दे रखा है इसका मान, इसका 1 दे रखा है। फिर कहा यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, इस बी वाले का तिगुना है, तो पहले बी वाले का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो पाई आर स्क्वायर, आर का मान 2 गुना 2 4, ऊंचाई एच का मान 1। इसका तिगुना कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, ये लो 3 गुणा पाई गुणा 4 गुणा 1, ये हो जाएगा कि इसका आयतन, इसका आयतन क्या होता है, वही पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, एच का मान कितना n, ये लो जी n, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, बराबर 3 पाई गुणा 4 गुणा 1, पाई से पाई कटा, 3 से कट गया 3 बार, n का मान हो जाएगा ये 4 और बट्टे 3, 4/3, n का मान हो जाएगा 4/3, 4/3 ऑप्शन ए में उत्तर। बहुत आसान सवाल है। इसने कहा दो बेलन, तो एक और दूसरा ए और बी नाम दे दिया। कहा बी से तिगुना, तो बी का निकाल लो, उसका तिगुना कर दो, इसका तिगुना कर दिया, ये किसके बराबर, ए वाले के बराबर है, ये ए वाले के बराबर कर दिया, एन का मान आ गया। तो शायद आज काफी है इतना, बाकी हम क्लास कल पढ़ लेंगे। रोज के 20-20 सवाल करेंगे ना, तो लगभग 108 सवाल में से 10 पहले कर लिए, 20 आज कर लिए, 30 हो गए, तो 5 दिन में हो ही जाएगा, ठीक है। तो 4 क्लासें और बना देंगे छोटी छोटी, ठीक है। आप भी बोर नहीं होंगे, मैं भी बोर नहीं होऊंगा, और रोजाना के 20-20 सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद में आपको मैं स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, और स्टैटिक्स बहुत मस्त वाले तरीके से, बस कहानियां सुनाऊंगा, और कहानी में आपकी स्टैटिक्स की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर थ्योरी से सवाल पूछा गया, उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, और प्रैक्टिकल पूछा गया तो 2-3 सूत्र है, सूत्र भी आपको याद करा दूंगा बहुत आसान तरीके से, भूलोगे ही नहीं, मैं भी नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलेंगे।